लेकिन वो विधायक जिनमें असंतोष रहा, जिन्होंने कहा कि अब तो हम बाय बाय कर देते हैं, इसी में हमारी बेहतरी है, लेकिन कहते हैं राजनीति में नफा नुकसान का खेल होता है, बिना वजह कोई कदम नहीं उठाया जाता है। ये आप देख रहे हैं जिसमें आप राजेंद्र राणा को देख रहे हैं। राजेंद्र राणा जो एक वक्त में बीजेपी के हुआ करते थे, 2014 में इन्होंने बीजेपी छोड़ी थी और ये माना जाता है कि राजनीतिक गुड़ा भाग करने में बड़े माहिर हैं। लेकिन राजेंद्र राणा की नाराजगी ये थी कि चूंकि उनको कैबिनेट में जगह नहीं दी गई, इसलिए उन्होंने कहा कि नहीं, हम तो अब साथ में आपके रहते भी हैं तो कोई हमारा फायदा नहीं है। सुजानपुर से ये विधायक है हिमाचल में। अब देखिए सुधीर शर्मा जो धर्मशाला से आते हैं, विधायक हैं, इनकी भी यही बात मांग थी कि भाई मुझे क्यों नहीं मंत्री बनाया गया, क्यों नहीं मुझे जगह दी गई, और ये नाराजगी इनकी भी देखने को मिली। अब आप समझिए अगला जो नाम आता है वो इंद्रदत्त लखनपाल का आता है। ये भी विधायक रहे और इनकी भी सीधी सीधी यही नाराजगी थी कि जो इनकी जो क्षेत्र है वहां पर अनदेखी की जा रही है, सुना नहीं जा रहा है। अब आप समझिए रवि ठाकुर हो या फिर चैतन्य शर्मा तो आप अंदाजा लगाइए कि विदेश से पढ़ाई करके आए हैं। चैतन्य शर्मा जो कहते थे कि मेरा सिर्फ एक ही मकसद है कि मैं कैसे विकास कर दूं, लेकिन वो विकास तो हो नहीं पा रहा क्योंकि सरकार सुन नहीं रही, सुखू सरकार कुछ कर नहीं रही, आला कमान से भी हमने बात की, ये चैतन्य शर्मा की शिकायत है। अब आप समझिए जो रवि ठाकुर है, रवि ठाकुर लाहौल स्पीति से विधायक है, ये कहते हैं कि हमारी जगह छोटी है तो क्या नजरअंदाज कर दिया जाएगा, ये इनकी भी यही कंप्लेन थी। अब इसके बाद आप अंदाजा लगाइए देवेंद्र भुट्टो तो पहली बार विधायक बने हैं और ये कह रहे हैं कि हम तो पहली बार के विधायक हैं, लेकिन जिस तरीके से कामकाज किया जा रहा है इससे हम खासे नाराज हैं, इससे हम खासे नाखुश है। अब आप समझिए इसमें ही अगला नाम केएल ठाकुर का है। ये निर्दलीय विधायक है जो अब किसके साथ आ चुके हैं, बीजेपी के साथ आ चुके हैं, क्योंकि इससे पहले वो कांग्रेस के साथ हुआ करते थे। होशियार सिंह जो अब पाला बदलने की और नजर आते हैं, तो आशीष शर्मा का भी नाम इसी में आता है। और ये जो तीन निर्दलीय ये बहुत अहम भूमिका निभाते रहे हैं, क्योंकि यही वो आंकड़ा है जो घटता बढ़ता नजर आता है, ये किस तरफ जाते हैं। अब आप समझिए, आपको ये लग रहा होगा कि आखिर कौन इसके लिए जिम्मेदार है। समझिए जो सरकार जिसने 14 महीने पूरे किए हैं, आखिर ऐसा क्या हो गया कि अचानक से इतना असंतोष आ गया, विधायकों ने कहा नहीं हमें तो साथ नहीं रहना है। ये कहानी एक दिन की नहीं है, इसकी पूरी पटकथा 14 महीने पहले ही तैयार हो गई थी। ये आप देख रहे हैं प्रतिभा सिंह को, आप देख रहे हैं जो इस वक्त मौजूदा वक्त में अगर आप देखेंगे तो हिमाचल में कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष हैं। ये किसकी पत्नी है, वीरभद्र सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की पत्नी। अब इनके जो बेटे हैं ये है विक्रमादित्य सिंह, जिन्होंने आज ही मंत्री पद से इस्तीफा दिया। ये कह रहे हैं मेरे पिता की वो पूरी की पूरी राजनीतिक विरासत जिसके दम पर कांग्रेस ने चुनाव जीता था, उसको किनारे कर दिया गया। आज आंसू निकले इनके, इन्होंने कहा कि मुझे तो 2 गज जमीन तक नहीं मिल रही है अपने पिता की समाधि बनाने के लिए। ये स्थिति कर दी गई है कांग्रेस की ओर से और वो नाराजगी देखने को मिली। और इसके बाद ये पूरा का पूरा खामियाजा किसको भुगतना पड़ा, सुक्खू को, क्योंकि सुक्खू को जब 14 महीने पहले कमान दी गई तो ये कहा गया कि भाई आपको कमान दे रहे हैं, प्रतिभा सिंह को कमान नहीं दे रहे हैं, क्योंकि उनको अगर कमान देते तो परिवारवाद का आरोप लगेगा। लेकिन सुक्खू सत्ता का ये सुख कब तक भोग पाएंगे ये देखना दिलचस्प है, क्योंकि विधायक नाराज है, ये बिल्कुल क्लियर है। और कितने विधायक पाला बदलते हैं ये देखना बहुत अहम होगा। और इस बीच आपको बताते हैं क्या कह रहे हैं सीएम सुक्खू। बागियों ने हमें धोखा दिया, वो ये कह रहे हैं हमारी बड़ी पार्टी है, व्यक्ति छोटा होता है पार्टी बड़ी होती है। ये घमासान कैसे बढ़ता नजर आ रहा है हिमाचल में, ये समझिए। जिन्होंने अपने ईमान को बेचा है हम उनको माफ करने वाले हैं, यानी बड़ा दिल दिखाने के लिए तैयार है सुक्खू। अगर वो बागी विधायक जो अलग रास्ता अपना सकते हैं, अगर वो साथ आ जाते हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको सीधे हिमाचल से बता रहे हैं और हमारे साथ इस वक्त सुजाता सीधे हिमाचल से जुड़ चुकी हैं। सुजाता, ये बहुत दिलचस्प है, कल तक जो बड़े आरोप इन्हीं विधायकों को लेकर सुक्खू लगा रहे थे, आज अपने उन्हीं बयानों से वो अलग जाते नजर आ रहे हैं। लेकिन आपको लगता है ये जो 6 विधायक हैं जिन्होंने अलग राह जाने की अपना ली है, ये साथ आ पाएंगे, इनको मनाया जाएगा? देखिए अब श्वेता, अभी सिर्फ डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश हो रही है, इसीलिए तमाम तरह की जो बातें हैं वो सामने आ रही हैं कि अब सबसे पहले ये कहा गया कि नाराजगी हमारी सीएम सुक्खू से है, आला कमान से कांग्रेस से नाराजगी नहीं है। लेकिन क्या इस बात को कम्युनिकेट किया गया था और क्या दबाव बनाने की कोशिश के लिए ऐसा हुआ? सवाल ये भी है कि क्या पहले इन सब विधायकों ने आला कमान पर, कांग्रेस नेतृत्व पर दबाव बनाने की कोशिश की कि आप सीएम बदलिए, या फिर राज्यसभा चुनाव का इंतजार किया कि एक ऐसा मौका आ जाए ताकि वो अपनी ताकत दिखा पाए? बड़ा सवाल ये भी है कि अगर आपका ये इंटरनल झगड़ा है तो फिर आप बीजेपी के 2 विधायकों के साथ उनके चौपर में बैठकर पंचकूला क्यों चले गए? और इस बीच आपको ये बता दें कि बैठकों का दौर भी लगातार जारी है।
तो एक और बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, क्योंकि लगातार जुगत यही है कि कैसे बैठकों के जरिए समीकरण साध ली जाए। शिमला में बीजेपी विधायक दल की जो बैठक है वो आज हुई है और इसमें आगे की रणनीति बनाती बीजेपी नजर आ रही है। वो बीजेपी जो आश्वस्त नजर आ रही है, वो बीजेपी जो कह रही है कि कांग्रेस के जो विधायक हैं उनमें खासी नाराजगी है। और इसके बाद आपको बताते हैं कि आज जो बैठक हुई है वो कई मायनों में महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि एक तरफ कांग्रेस में पर्यवेक्षक पहुंचे हुए हैं, वहां पर कैसे जो रूठे लोग हैं उनको मना लिया जाए वो कोशिशें हो रही है। तो वहीं बीजेपी ये देख रही है कि अगर सुक्खू सरकार अल्पमत में आती है तो फिर आगे का रास्ता कैसे तय किया जाए। हमारे साथ सुजाता लगातार जुड़ी है। सुजाता, ये कहें कि आगे की स्ट्रैटेजी के लिए काम करना शुरू कर चुकी है बीजेपी कि अगर अल्पमत में कांग्रेस आती है तो फिर आगे क्या कुछ किया जाए, कैसे उनका एक्शन प्लान होना चाहिए? श्वेता, बीजेपी पिछले कई दिनों से स्ट्रैटेजी बना चुकी है। उसने पूरा ऑब्जर्व किया कि क्या संभावनाएं हैं और इसीलिए हर्ष महाजन को मैदान में उतारा गया, वरना कोई जरूरत ही नहीं थी। जब 40 विधायक हैं, 40 वोट हैं और एकदम क्लियर है कि जीतना किसे है, तो फिर अपना उम्मीदवार कोई क्यों उतारेगा। लेकिन बीजेपी को यह पता था, अंदर खाने बातचीत चल रही थी कि क्या संभावनाएं हैं, इसीलिए ऐन मौके पर हर्ष महाजन को मैदान में उतारा जाता है और 25 विधायकों वाली बीजेपी उसे जीत भी जाती है। तो स्ट्रैटेजी आज नहीं बल्कि स्ट्रैटेजी कई दिनों से तैयार हो रही थी और इसीलिए अब सुजाता, फिलहाल 40 पर 25 तो भारी पड़ता नजर आ रहा है, लेकिन ये देखना है कि वाकई ऐसा होता है या फिर कोई और समीकरण कांग्रेस साध लेती है। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियां देने के लिए। और इस वक्त हिमाचल में जो कुछ हलचल चल रही है उस पर सीधे बात करने के लिए हमारे साथ हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जुड़ चुके हैं। जयराम ठाकुर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हर किसी की निगाहें आप पर लगी हुई है और हर कोई ये सवाल पूछ रहा है इस वक्त कि क्या हिमाचल में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है? हमने कुछ भी नहीं किया और कुछ भी हमको करने की जरूरत महसूस नहीं। सरकार अपनी हरकतों की वजह से, अपने काम करने के तौर तरीके की वजह से ऐसी परेशानी में फंसी हुई है, इसलिए हमको कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। आखिरकार 43 विधायक में से वो विधायक 34 पर कैसे पहुंचे? और भारतीय जनता पार्टी के 25 विधायक थे, लेकिन राज्यसभा में हमको 34 वोट पड़े हैं। तो इसका प्रश्न तो उनको, इस प्रश्न का उत्तर तो उनके पास से पूछना। जयराम ठाकुर जी, मैं एक बात पूछना चाहती हूँ। एक तरफ सुक्खू ये कह रहे हैं कि भाई मैंने इस्तीफा नहीं दिया है, आखिरी वक्त तक मैं लड़ता रहूंगा, फिर ये अल्पमत वाली बातें आप लोग कैसे कह रहे हैं? देखिए, हम राजभवन में गए, लेकिन हमारा डेलीगेशन गया था। वो डेलीगेशन में महत्वपूर्ण विषयों पर हमने बात करनी थी। विधानसभा के अंदर जो विधानसभा अध्यक्ष का जो रवैया रहा पिछले 2-3 दिनों में, वो आश्चर्यजनक है। आप कल्पना करिए, जब बजट के सत्र में जब फाइनेंशियल बिल पर डिस्कशन हो रहा है और उस पर वोटिंग हो रही है, वो वोटिंग वॉइस वोट के अलावा जब हमने डिवीजन मांगा तो डिवीजन नहीं दिया गया, हाउसी एडजर्न कर दिया। ये कभी होता नहीं है, जब मांगा जाता है डिवीजन दिया जाता है, ये विपक्ष का अधिकार है। और उनको मालूम था कि अगर डिवीजन दे दिया तो यहां पर सरकार नहीं बच पाएगी। और आज तो कामयाब हो गए सरकार बचाने के लिए कुछ दिन के लिए, लेकिन बहुत लंबा दौर नहीं होगा, इतना मैं कहना चाहता हूं। अच्छा जयराम ठाकुर जी, एक बात और भी अहम है, क्योंकि आज आपने राज्यपाल से भी मुलाकात की है, उसके पीछे की क्या वजह है? मैं आश्वस्त इस बात के लिए हूं कि कांग्रेस की सरकार हिमाचल प्रदेश में बहुत लंबी नहीं चलेगी, कुछ दिनों के लिए।